हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीके एजुकॉट चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे 11 मार्च से लेकर 20 मार्च तक का करंट अफेयर्स, जो कि आपके लिए कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। मेरा चैनल है दोस्तों जीके एजुकॉट, जिसको मैंने कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए बनाया है। इसमें आपको कंपटीशन एग्जाम से जुड़े जितने भी सब्जेक्ट हैं उनसे रिलेटेड वीडियो मिल जाएगी। आप चाहे तो इस चैनल से जुड़कर अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, फर्स्ट टॉपिक आ जाता है वन नेशन वन चालान पहल। ये क्या है, इसके बारे में समझते हैं। वन नेशन वन चालान पहल का उद्देश्य ट्रैफिक पुलिस और अक्षेत्रीय परिवहन कार्यालय किसको बोला जाता है? आरटीओ को, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस को बोला जाता है। इन एजेंसियों को ट्रैफिक जुर्माना और डेटा ट्रांसफर के निर्बाध संग्रह के लिए एक मंच पर एकत्रित करना है। वन नेशन वन चालान का मतलब है कि जो ट्रैफिक पुलिस चालान करती है, जुर्माना लगाती है, और क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय जो है, आरटीओ जो है, उनके बीच में जो डेटा ट्रांसफर होता है उसको एकजुट करना, उनको एकीकृत करना इस पहल का मुख्य उद्देश्य है। आगे बात करते हैं तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई वन नेशन वन चालान पहल एक ऐसी प्रणाली बनाने का प्रयास करती है जो सीसीटीवी नेटवर्क के माध्यम से यातायात उल्लंघन का पता लगा सके और संबंधित जुर्माना राशि के तहत ई चालान उत्पन्न कर सके, जो जुड़े हुए मोबाइल नंबर पर भेजे जाते हैं। सेकंड आ जाता है आईएनएस विक्रांत के बारे में। आईएनएस विक्रांत वर्तमान में भारतीय नौसेना के द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला एक विमानवाहक पोत है। विमानवाहक पोत वह पोत होते हैं, वे शिप होते हैं जो नेवी के द्वारा यूज किए जाते हैं, जिन पे जो है फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर फ्लाइंग कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, और वार के समय पर यह बहुत ही उपयोगी होते हैं। अभी भारत के पास वर्तमान में केवल एक ही विमानवाहक पोत था, जिसका नाम था विक्रमादित्य, आईएनएस विक्रमादित्य। अब आईएनएस विक्रांत जो है भारत के द्वारा बनाया गया है, भारत के द्वारा निर्मित है। अब भारत के पास 2 ऐसे विमानवाहक पोत हो जाएंगे। ज्यादातर कंट्रीज के पास एक भी विमानवाहक पोत नहीं है। आगे देखते हैं। यह केरल में कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा निर्मित स्वदेशी रूप से निर्मित होने वाला पहला वाहक है, यानी ये पहला एयरक्राफ्ट कैरियर है जो भारत ने बनाया है। इस जहाज का नाम भारत के पहले विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत 1961 के नाम पर रखा गया है। भारत के पास इससे पहले आईएनएस विक्रांत के नाम से एक एयरक्राफ्ट कैरियर था, जो कि 1961 में भारत के द्वारा प्रोक्योर किया गया था। इस जहाज का आदर्श वाक्य भी संस्कृत में है, जिसे मोटे तौर पर अनुवाद किया गया है, मैं उन्हें हराता हूं जो मेरे खिलाफ लड़ते हैं। आईएनएस विक्रांत एक विमानवाहक पोत है जो सामान्य विद्युत इंजनों और 2 गैस टरबाइन इंजनों के द्वारा संचालित है। आईएनएस विक्रांत को 2022 में कमीशन किया गया था। यह एक साथ 26 मिग 29 या फिर 26 राफेल फाइटर एक साथ लेके जा सकता है। वर्तमान में आईएनएस विक्रांत चेन्नई के पास स्थित कट्टुपल्ली नौसैनिक अड्डे पर तैनात है। दोस्तों, अब समझते हैं H3N2 वायरस के बारे में। इसके क्या लक्षण है और यह कैसे जानलेवा हो सकता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। इन्फ्लुएंजा उपप्रकार जिसका नाम है H3N2, जिसे आमतौर पर हांगकांग फ्लू कहा जाता है, पूरे भारत में सांस की बीमारी के कारण अस्पताल में भर्ती होने वालों की संख्या में वृद्धि कर रहा है। H3N2 से SARI और आउटपेशेंट इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी के होने में 90% तक जिम्मेदार है। इसके कारण 2 मौतें हुई है, एक कर्नाटक में और दूसरी हरियाणा में। आगे दोस्तों आ जाता है अग्निवीर के बारे में। अग्निपथ जो सिस्टम है, जो लास्ट ईयर शुरू किया गया था, उसके बारे में यह बताया गया है कि भारत सरकार ने घोषणा की है कि बीएसएफ में अग्निवीरों को 10% का आरक्षण दिया जाएगा। भारत सरकार की घोषणाओं के मुताबिक जो है, अग्निवीर के तौर पर सेवाएं देने वाले युवकों को बीएसएफ में 10% का आरक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा बीएसएफ में भर्ती होने के लिए अग्निवीरों को शारीरिक परीक्षण से भी छूट दी जाएगी। तीनों सेवा में सैनिकों की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना शुरू की गई थी। कब की गई थी? लास्ट ईयर शुरू की गई थी। इसके तहत जो है हर साल लगभग 45 से 50 हजार सैनिक भर्ती किए जाएंगे। उनमें से ज्यादातर की भर्ती सिर्फ 4 साल के लिए की जाएगी। कुछ वार्षिक भर्तियों में लगभग 25% को परमानेंट कमीशन के तहत अगले 15 वर्षों तक सेवा जारी रखने की अनुमति दी जाएगी। अभी दोस्तों एयरफोर्स में अग्निवीर के नाम पे अग्निवीर के लिए वैकेंसी निकली हुई है। आप उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, मेरे चैनल पर आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं और इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। अब पढ़ लेते हैं रामचंद्र पौडेल के बारे में, जो कि नेपाल के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। 8 मार्च 2023 को
नेपाल नेपाली कांग्रेस के अनुभवी नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री रामचंद्र पौडेल को नेपाल का नया राष्ट्रपति चुना गया है। उन्होंने संसद के 214 सांसदों और 352 प्रांतीय विधानसभा सदस्यों के वोट के साथ एक आरामदायक जीत हासिल की है। पौडेल जो है विद्या देवी भंडारी के बाद देश के तीसरे राष्ट्रपति होंगे जिनका कार्यकाल 12 मार्च को समाप्त हो रहा है। किनका? विद्या देवी भंडारी को, जो कि 12 मार्च को रिटायर हो जाएगी। 2008 में देश के गणतंत्र बनने के बाद से नेपाल में तीसरा राष्ट्रपति चुनाव है। राष्ट्रपति पद का कार्यकाल चुनाव की तिथि से 5 वर्ष तक का होता है। एक व्यक्ति को केवल 2 कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किया जा सकता है। तो ये था नेपाल के नए राष्ट्रपति के बारे में। आगे चलते हैं और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ लेते हैं जो कि ऑस्कर 2023 के बारे में है। RRR के गाने जिसका नाम है नाटू नाटू को 95 अकादमी पुरस्कारों में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का पुरस्कार जीता है। RRR के गीत नाटू नाटू को 95 अकादमी पुरस्कारों में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग, बेस्ट ओरिजिनल स्कोर के लिए ऑस्कर जीता है। MM कीरवानी द्वारा रचित, चंद्र बोस के गीतों और राहुल सिप्लुगंज और काल बैरो के द्वारा गायन के साथ यह गीत मार्च 2022 में रिलीज होने के बाद तुरंत व्यापक रूप से लोकप्रिय हो गया था। इसे विदेशी दर्शकों से भी खूब प्यार मिला है। इस साल की शुरुआत में नातू नातू ने गोल्डन ग्लोब्स में इस श्रेणी में भी जीत हासिल की थी, यानी गोल्डन ग्लोब्स का अवार्ड नातू नातू ने जीता है। इसका क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड और हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन में सर्वश्रेष्ठ गीत का पुरस्कार जीता है। इसके अलावा भारत की एक डॉक्यूमेंट्री जिसका नाम है द एलिफेंट विस्पर्स को भी बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का खिताब मिला है। नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों समलैंगिक और ट्रांसजेंडर लोगों के बारे में जिनके रक्तदान पर भारत का प्रतिबंध लगा है। भारत में समलैंगिक और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के द्वारा रक्तदान देने पर प्रतिबंध है। इस प्रतिबंध को चुनौती देने के लिए एक याचिका दायर करने के बाद भारतीय सरकार ने वैज्ञानिक सबूतों का हवाला देते हुए इस प्रतिबंध का बचाव किया है, जिसमें ट्रांसजेंडर और समलैंगिक समुदाय को HIV, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C संक्रमणों के जोखिम में जैसी बीमारी होने का खतरा बताया है। रक्तदान करने वाले समलैंगिक और ट्रांसजेंडर लोगों पर प्रतिबंध 1980 के दशक में लगाया गया था, जब HIV और एड्स का पता लगाने और प्रसारित करने की जानकारी कम उन्नत थी। अगला टॉपिक आ जाता है दोस्तों ATL सारथी के बारे में। ATL सारथी क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। अटल इनोवेशन मिशन, अटल इनोवेशन मिशन जिसको एम भी बोला जाता है, AIM, भारत में सरकार के नेतृत्व वाले थिंक टैंक नीति आयोग ने स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब के पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत करने के लिए यह ढांचा लॉन्च किया है। आगे दोस्तों पढ़ लेते हैं स्मार्ट सिटीज मिशन के बारे में। जून 2023 में स्मार्ट सिटीज मिशन के लिए एक समय सीमा समाप्त होने के बाद केंद्र सरकार ने खराब प्रदर्शन करने वाले शहरों से अपनी परियोजनाओं को गति देने का आग्रह किया है। इन परियोजनाओं को शहर के चयन के लिए 5 साल के भीतर पूरा किया जाना था। शहरी क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए और केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालयों के द्वारा 2015 में भारत में स्मार्ट सिटीज मिशन शुरू किया गया था। तो स्मार्ट सिटी मिशन कब शुरू हुआ था? 2015 में। इस पहल का मुख्य उद्देश्य था एक ऐसे शहर की स्थापना करना जो कि टिकाऊ हो, कुशल हो और आधुनिक बुनियादी ढांचे से लैस हो। हर तरह की सुविधा उस शहर में हो। अब दोस्तों पढ़ लेते हैं हरित राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारा परियोजना के बारे में। ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट के बारे में ये क्या है, इसको समझते हैं। भारत और विश्व बैंक ने हाल ही में भारत में 4 राज्यों को 781 किलोमीटर हरित राजमार्ग, जिसको ग्रीन हाईवेज के नाम से जाना जाएगा, तो इसके निर्माण के लिए एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस परियोजना का लक्ष्य 4 भारतीय राज्यों में ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना का निर्माण करना है। ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट एक विशाल उपक्रम है जिसका उद्देश्य है 4 भारतीय राज्यों जो कि है हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, 781 किलोमीटर की कुल लंबाई वाले राजमार्गों का निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना की अनुमानित लागत है 7,662 करोड़ रुपए और विश्व बैंक ने लगभग $500 मिलियन ऋण प्रदान करने की सहमति व्यक्त की है। तो यह था ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट के बारे में। नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों, पोलैंड देश जो है यूक्रेन को लड़ाकू विमान देने वाला यानी फाइटर जेट देने वाला पहला नाटो देश बन गया है। इसके बारे में पढ़ते हैं। पोलैंड ने हाल ही में यूक्रेन को 4 MiG-29 लड़ाकू जेट देने की घोषणा की है। वह ऐसा करने वाला पहला नाटो देश बन गया है। नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट्स और यूरोप कॉन्टिनेंट के देशों से बना है।
आगे आ जाता है दोस्तों, अमृतपाल सिंह कौन है? अमृतपाल सिंह आजकल बहुत चर्चा में, उसके बारे में पढ़ते हैं, समझते हैं। पिछले कुछ महीनों से अमृतपाल सिंह का नाम काफी सुर्खियों में रहा है। दरअसल वह एक खालिस्तानी अलगाववादी नेता है जो कई आपराधिक मामलों में वंचित है। 18 मार्च 2023 को पंजाब पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने के लिए एक बड़ा अभियान चलाया है, जिसके तहत उनके 78 सहयोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। लेकिन अभी तक अमृतपाल सिंह पुलिस की गिरफ्तार से बाहर है। अमृतपाल सिंह कौन है, इसके बारे में पढ़ते हैं। अमृतपाल सिंह एक खालिस्तानी अलगाववादी है। उसका जन्म 17 जनवरी 1993 ईस्वी को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। वह वर्तमान में वारिस पंजाब दे नामक एक संगठन का प्रमुख है। आगे दोस्तों पढ़ते हैं चंद्रयान 3 के बारे में। चंद्रयान 3 क्या है? यह स्पेसक्राफ्ट है जो कि जिसका मिशन है चंद्रमा पर सैटेलाइट की लैंडिंग कराना। इसके बारे में और पढ़ते हैं। भारत की स्पेस एजेंसी जिसका नाम है इसरो, अंतरिक्ष भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसने घोषणा की कि चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान ने अपनी महत्वपूर्ण परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। इसके परीक्षण के दौरान कठोर ध्वनिक और कंपन स्थितियों को सहन करने की क्षमता की पुष्टि करता है। यानी कि जो भी टेस्ट इस मिशन में शामिल है वो चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट ने पूरे कर लिए है। ये महत्वपूर्ण उपलब्धि जो है मिशन को, जो कि जून 2023 में निर्धारित किया गया है, उसकी तरफ एक और कदम को आगे बढ़ाती है। 2008 में चंद्रयान 1 और 2019 में चंद्रयान 2 मिशन को भारत ने लॉन्च किया था। उसके बाद चंद्रयान 3 जो है भारत का तीसरा चंद्र अन्वेषण मिशन है। चंद्रयान 3 मिशन का प्राथमिक उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर एक सॉफ्ट लैंडिंग करना है, जिसको चंद्रयान 2 मिशन प्राप्त नहीं कर पाया था। और लास्ट टॉपिक आ जाता है दोस्तों अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 प्रोजेक्ट के बारे में, यानी यूईआर सेकंड के बारे में। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जिसको एनसीआर बोला जाता है। तो एनसीआर दिल्ली भारत के सबसे भीड़ भाड़ वाले शहरों में से एक है। यह शहर न केवल दिल्ली के भीतर बल्कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों से बड़ी मात्रा में यातायात को आकर्षित करता है। इस उच्च स्तर के यातायात के कारण मौजूदा रिंग रोड पर भारी भीड़ रहती है। इस मुद्दे को हल करने और दिल्ली को भीड़ भाड़ से बचाने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण डीडीए ने दिल्ली को तीसरे रिंग रोड के रूप में शहरी विस्तार रोड यानी कि यूईआर सेकंड को प्रस्तावित किया है। तो यह एक तीसरा रिंग रोड है जो दिल्ली के अंदर बनाया जाएगा। यह कहां से कहां तक बनाया जाएगा, इसकी लंबाई क्या होगी, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। यह रोड जो है NH1 को द्वारका और बहादुरगढ़ से जोड़ेगा और पश्चिमी सीमा के साथ एक रिंग रोड बनाएगा। इसकी कुल लंबाई रहेगी 40.5 किलोमीटर, जो कि 38.11 किलोमीटर को इस परियोजना के हिस्से के रूप में लिया गया है। इस हाईवे पर बवाना का इंडस्ट्रियल एरिया, रोहिणी, मुंडका का औद्योगिक क्षेत्र, नजफगढ़ और द्वारका से यह रास्ता गुजरेगा। NH1 और NH8 को आपस में जोड़ेगा। तो यह था यूईआर 2 प्रोजेक्ट के बारे में। अब आगे दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन आंसर्स। इसमें फर्स्ट आ जाता है किसको LIC का अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो इसका राइट आंसर रहेगा सिद्धार्थ मोहंती। तो दिग्गज बीमा कंपनी जिसका नाम है LIC, सिद्धार्थ मोहंती को कंपनी का अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया है। मोहंती LIC के प्रबंध निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी है। वह यह बार 14 मार्च को ग्रहण करेंगे और 3 महीनों के भीतर इस पद पर बने रहेंगे। 3 महीनों तक इस पद पर बने रहेंगे। नेक्स्ट आ जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है, तो इसका राइट आंसर रहेगा कर्नाटक राज्य में। तो कर्नाटक के हुबली में पीएम नरेंद्र मोदी ने विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है। कहां पर किया? कर्नाटक के हुबली में। श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी हुबली जंक्शन के नाम से इसको जाना जाता है और इस प्लेटफॉर्म की लंबाई रहेगी 1507 मीटर। नेक्स्ट आ जाता है SCO के बारे में, जिसकी फुल फॉर्म है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में बोला जाता है शंघाई सहयोग संगठन। तो इसमें जितने भी सदस्य है उसके पर्यटन मंत्रियों की बैठक जो है भारत के अंदर ऑर्गेनाइज की जाएगी। तो वो किस शहर में की जाएगी, तो वो की जाएगी वाराणसी में। नेक्स्ट दोस्तों आ जाता है फरवरी महीने के लिए मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसको दिया गया, तो इसका राइट आंसर रहेगा हैरी ब्रूक को। हैरी ब्रूक जो कि इंग्लैंड के खिलाड़ी है। हैरी ब्रूक ने यह दूसरी बार यह अवार्ड जीता है। इसमें भारत के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा और वेस्टइंडीज के स्पिनर गुरकेश मोती भी शामिल थे। पिछले महीने यह अवार्ड युवा क्रिकेटर शुभम गिल को दिया गया था। नेक्स्ट दोस्तों आ जाता है वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है, तो इसका राइट आंसर रहेगा सुरेखा यादव। तो एशिया की पहली महिला लोको पायलट जिसका नाम है सुरेखा यादव, भारत की सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की महिला लोको पायलट बन गई है। इस संदर्भ में मध्य प्रदेश ने बताया कि लोको पायलट सुरेखा यादव ने
मुंबई में सोलापुर स्टेशन से लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, जिसको CSMT भी बोला जाता है, के बीच की सेमी हाई स्पीड ट्रेन का संचालन किया है। नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों, LIC का प्रबंध निर्देशक के रूप में किसको प्रमोट किया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा तलबेश पांडे। किसको? तलबेश पांडे को, जो कि LIC के प्रबंध निर्देशक के रूप में कार्य करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है, इंटरनेशनल पब्लिक सेंट्रल बैंकिंग ने किसको गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा शक्तिकांत दास को। किसको? शक्तिकांत दास को। तो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को इंटरनेशनल पब्लिक सेंटर बैंकिंग के द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर 2003 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। शक्तिकांत दास दिसंबर 2018 से RBI के गवर्नर है, जो कि भारत का सेंट्रल बैंक है, सबसे बड़ा प्रमुख बैंक है जो सभी बैंकों को कंट्रोल करता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, जिसमें हमने 11 मार्च से लेकर 20 मार्च तक का करंट अफेयर कवर किया है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जिसने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू दोस्तों, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। बेस्ट ऑफ लक सभी को। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।